नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आइए देखते हैं। आज मुंबई में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 5 घंटे तक मीटिंग की है। अब तक हुए इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू किया गया। बॉलीवुड के ड्रग्स केस की जांच अंजाम तक पहुंचेगी। आज हम आपको बताएंगे कि हीरोइंस के जब्त किए हुए मोबाइल फोन से कैसे इस केस में बड़े बड़े सुराग मिल सकते हैं। इन मोबाइल फोन्स की जांच से ड्रग्स गैंग के सीक्रेट कैसे बाहर आएंगे। एनसीबी किसी जल्दबाजी में नहीं है। धीरे धीरे ये पता लगाया जाएगा कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है उसका कनेक्शन कहां कहां तक है। इस ड्रग सिंडिकेट का गॉडफादर कौन है। बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन के आंसू कैसे निकल आए। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि दीपिका पादुकोण कभी डिप्रेशन के दौर में रोई थी और अब एनसीबी की इंटरोगेशन ने उन्हें रुला दिया है। पूछताछ में 3 बार दीपिका की आंखों से आंसू निकले। 5.5 घंटे की पूछताछ का एक एक मिनट दीपिका पर बहुत भारी था। इन 5.5 घंटों की पूरी कहानी भी आज हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अब दीपिका के मामले में आगे क्या होने वाला है। एनसीबी ने दीपिका के खिलाफ क्या नई तैयारियां की हैं। बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने वाले अभियान के बाद अब आपको चीन की अकड़ को तोड़ने वाली तैयारियों के बारे में भी हम बताएंगे। हम आपको लद्दाख के वॉर जोन में सीधे लिए चलेंगे। 16,000 फीट पर हिंदुस्तान के टैंक्स पहुंच चुके हैं। -40 डिग्री की ठंड में ये वो जगह है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। पहली बार आज तक वहां पहुंचा है और आज तक आपको दिखाएगा कि सर्दियों में ड्रैगन को ठंडा कर देने वाली हिंदुस्तान की तैयारियां क्या हैं। आज के जमाने में अगर आपको किसी के भी सीक्रेट जानने हैं तो सिर्फ एक बार आप उसका मोबाइल फोन मांगकर चेक कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। जब एनसीबी जैसी जांच एजेंसी किसी का मोबाइल फोन खंगालेगी तो एक एक सीक्रेट बाहर आ जाएगा। सबकी पोल खुल जाएगी। यह पता चल जाएगा कि किसने कौन सी बात सच बोली है और कौन सी बात पर झूठ बोला। दीपिका पादुकोण और दूसरे हीरोइंस के मोबाइल फोन्स एनसीबी के पास हैं। इन्हें जब्त कर लिया गया है और यह संकेत है कि एनसीबी अब बड़ी इन्वेस्टिगेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और इसलिए इन हीरोइंस के लिए अब राहत की कोई बात नहीं है। इनके मोबाइल फोन्स अब इनके लिए आफत बनेंगे। इन्हें यह समझ जाना चाहिए कि एक दिन की पूछताछ के बाद इन्हें छुटकारा बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि इस पूछताछ के बाद बॉलीवुड के बड़े ड्रग्स नेटवर्क तक भी पहुंचने की एनसीबी कोशिश कर रही है। एनसीबी के अधिकारियों ने आज 5 घंटे मुंबई में काफी अहम बैठक की है। उनके चीफ दिल्ली से मुंबई पहुंच चुके हैं। हीरोइंस के फोन में ड्रग्स गैंग के सीक्रेट। 6 मोबाइल फोन खोलेंगे अब सैकड़ों राज। जांच को अंजाम तक पहुंचाने वाला एक्शन। दीपिका के मोबाइल फोन से राज खुलेंगे। सारा के मोबाइल फोन से सीक्रेट पता चलेंगे। रकुल प्रीत के मोबाइल से नए सुराग मिलेंगे। करिश्मा जया सिमोन के फोन भी पोल खोलेंगे। ये 6 मोबाइल फोन हैं जो अब एनसीबी के पास हैं। एनसीबी ने इन्हें सीज कर लिया है। दीपिका से फोन रखवा लिया, सारा से फोन रखवा लिया, रकुल प्रीत का फोन ले लिया, दीपिका की मैनेजर करिश्मा का फोन ले लिया, ड्रग्स मंडली की सबसे बड़ी खिलाड़ी जया साहा का फोन सीज कर लिया, सिमोन खंबाटा का फोन रखवा लिया। ये बहुत बड़ा एक्शन है और बड़े इन्वेस्टिगेशन का इंडिकेशन है। जांच को अंजाम तक पहुंचाने में मोबाइल फोन से बड़ी लीड्स मिलेंगी। मोबाइल फोन में सब सीक्रेट होते हैं। एनसीबी के साथ पूछताछ में चाहे वो दीपिका हो, सारा हो या फिर श्रद्धा, किसी ने भी सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए। गोल मटोल जवाब देने की कोशिश की गई, जिससे एनसीबी को यह अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है और एनसीबी को इसी राज तक पहुंचना है, मामले को अंजाम तक ले जाना है और इसीलिए जो फोन सीज किए गए हैं उससे कई राज सामने आ सकते हैं। मोबाइल फोन से ही दीपिका पादुकोण ड्रग्स मामले में फंसी। मोबाइल फोन से ही श्रद्धा कपूर का नाम ड्रग्स केस में आया। इन दोनों के व्हाट्सएप चैट्स जया साहा के फोन में मिले थे। एक में मैनेजर करिश्मा से दीपिका हैश मंगवा रही थी, दूसरे में श्रद्धा कपूर जया साहा से CBD ऑयल मंगवा रही थी। इन्हीं चैट के आधार पर दीपिका श्रद्धा का
ड्रग्स कनेक्शन निकला था। इसलिए क्या पता कि इन मोबाइल फोन से डेटा से कौन से बड़े और नए कनेक्शन सामने आ जाएं। बहुत संभव है कि जब्त मोबाइल फोन के डेटा से बड़े सुराग मिल सकते हैं। मोबाइल सीज करने के बाद दो बातें पता चल सकती हैं। पहले तो जो चैट है उसे रिट्रीव किया जाना, और उसमें अगर किसी तरीके का ड्रग्स को लेकर कर चैट्स हुआ है उससे एक सबूत तैयार हो सकता है। और दूसरा जो पेमेंट डिटेल्स रिट्रीव करने का काम होता है, यानी कि अगर किसी ड्रग पेडलर को पेमेंट हुई हो तो उसकी डिटेल हासिल करना। लेकिन ये दोनों ही काम आसान नहीं है, इसीलिए ये कहना जरूरी है कि एनसीबी को फोन सीज करने के बाद अब काफी ज्यादा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। एनसीबी के लिए इस इन्वेस्टिगेशन का चैलेंज तो बड़ा है, क्योंकि जिन चैट्स के आधार पर हीरोइन से पूछताछ हुई थी वो 3 साल पुरानी चैट है, और इतने वर्षों में इनके फोन भी बदलते रहे होंगे। ये बड़ी बात नहीं है, जैसा सारा अली खान के मामले में हुआ है। एनसीबी ने जो सारा अली खान का फोन जब्त किया है वो उन्होंने 2019 में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन जब एनसीबी के अधिकारियों ने उनसे वो फोन मांगे जो उन्होंने 2017 और 18 में इस्तेमाल किया था, तो सारा अली खान ने कह दिया कि वो उन्हें पता ही नहीं है कि वो फोन कहाँ है। माना जा रहा है कि इन जब्त फोन के जरिए एनसीबी उस बड़े नेटवर्क को तलाशने की कोशिश कर रही है जो मुंबई में और बॉलीवुड के टॉप सितारों तक ड्रग्स की सप्लाई करता है। इन टॉप सितारों में अभी तो सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का ही आया है, लेकिन दीपिका जैसे कई और स्टार्स लपेटे में आ जाएं तो हैरानी नहीं होगी। एनसीबी मुखिया राकेश अस्थाना रविवार को दिल्ली से मुंबई पहुंचे। अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने मीटिंग ली और रिव्यू किया इस केस को। अभी तक में कई सारे ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, इसके साथ ही कई सितारों का कनेक्शन भी सामने आया, लेकिन इस पूरे केस को अंजाम तक ले जाना अभी भी बाकी है। ड्रग्स केस में एनसीबी अब बॉलीवुड की बड़ी मछलियों तक पहुंचना चाहती है। टॉप हीरोइन से पूछताछ और फोन जब्त करने से ये साफ दिखता है। इसके अलावा 26 घंटे की पूछताछ के बाद डायरेक्टर करण जौहर की कंपनी के पूर्व प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को अरेस्ट करना और फिर इसे 3 अक्टूबर तक रिमांड में लेना। क्षितिज प्रसाद भी अब एनसीबी की जांच की अहम कड़ी है। मुंबई से मुस्तफा शेख और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की जांच पर सबका फोकस है, लेकिन इसमें अभिनेत्री पायल घोष का मामला दबसा गया। उन्होंने मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन हफ्ते भर बाद भी कुछ नहीं हुआ तो पायल घोष अपने वकील को लेकर थाने पहुंच गईं। पायल घोष ने जांच में देरी के लेकर मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े किए। बॉलीवुड में एक डर्टी पिक्चर नशे की है, दूसरी डर्टी पिक्चर कास्टिंग काउच और मीटू की है। अभिनेत्री पायल घोष को लोग भूले नहीं होंगे। उन्होंने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए थे, मशहूर डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन मुंबई पुलिस पर सवाल है, मामला आगे बढ़ा क्यों नहीं? 6 दिन हो चुके हैं, जांच का कुछ अता पता नहीं। पायल अपने वकील के साथ वर्सोवा थाने पहुंच गई। यहाँ पे अनुराग कश्यप के खिलाफ जो केस रजिस्टर हुआ था, मैं इस वक्त वहाँ पर हूँ, और जो विक्टिम है वो जो विक्टिम है वो अभी फिलहाल अंदर जा रही हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए कि अनुराग कश्यप को अभी तक बुलाया नहीं गया है पूछताछ के लिए, वहीं उनको तकरीबन 3-4 बार उनको पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया गया अस्पताल में। उनका मेडिकल सोच लीजिए तकरीबन 2014-15 का मामला है इसके बाद, लेकिन फिर भी अभी भी आप देख लीजिए उनसे मेडिकल करवाने के लिए तकरीबन 3 दिन के लिए बुलाया गया। कई सारी दिक्कतें उन्होंने दर्ज करवाई हैं, इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए, यहाँ पर विरोध दर्ज करने के लिए वो इस वक्त वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची। मैंने उनको ये बताया जरूर कि इतना टाइम नहीं लगता है। मैं इनके साथ कंटिन्यूअसली टच में थी और पूछ रही हूँ कि इतना टाइम लगता है, ये इतना सारे चीज क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो वो लोग बोले हैं मैं उनको कोऑपरेट की हूँ। पायल घोष का आरोप है कि मुंबई पुलिस सीरियस नहीं है। सीरियस होती तो अब तक कुछ तो कार्रवाई की जाती। अब तक अनुराग कश्यप से भी कुछ पूछताछ नहीं हुई। अब तक अनुराग कश्यप का बयान भी नहीं लिया गया। पायल ने धमकी दी कि अगर इंसाफ नहीं हुआ तो धरने पर बैठेगी।
आप अनशन पर बैठोगी, आप अरेस्ट नहीं किया तो अनशन पर बैठोगी। जस्टिस के लिए करूंगी, देश के लिए करूंगी। ठीक है। पायल का कहना है कि उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं और अनुराग कश्यप आराम से घर में बैठे हैं। ये कहां का इंसाफ हुआ? मुंबई पुलिस सुस्त है, जांच अधिकारी सुस्त हैं। जिसके साथ बलात्कार होता है उसको ही पुलिस थाने जाना पड़ता है, उसको ही मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। जिसने किया वो आराम से घर पे बैठे हैं। हाँ, उसको कुछ बड़ी नहीं होगी, एकदम सुकून से बैठे। उसको शायद उसको कॉन्फिडेंस होगा पुलिस के ऊपर कि मुझ पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी या मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शायद पॉलिटिकल सपोर्ट होगा। पायल घोष का मामला बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की जांच में दब गया था। एक हफ्ते से इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन पायल घोष को अपनी ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचानी है। उन्होंने इस तरह के आरोपों को उन्हें खामोश करने के हथकंडे बताए थे। अनुराग कश्यप के बचाव में बॉलीवुड में उनके कई करीबी उतर गए थे, लेकिन पायल घोष भी अपने आरोपों पर टिकी है। वो हार मानने वाली नहीं है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आइए अब देश की सेना के शौर्य की खबर। 16,000 फीट की ऊंचाई पर एशिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं की मोर्चाबंदी को अब 5 महीने पूरे हो चुके हैं। भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी के पास मुस्तैद है। चीन और भारतीय सेना के बीच बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। शून्य से नीचे के तापमान में भारतीय सेना के जवान एलएसी पर डटे हुए हैं, मोर्चा लिए हुए हैं। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार आज तक एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अग्रिम मोर्चे तक पहुंच गया है। यहां सेना दो मोर्चों पर लड़ रही है, एक चीन से और दूसरे भयंकर ठंड से। 16,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक्स को युद्ध के लिए तैयार रखना हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप हमारी इस रिपोर्ट में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी पर तैनाती को बेहद करीब से देखेंगे। कैसे टैंक्स को ठंड में भी तैयार रखने की हमारी भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी है। एलएसी पर आंख में आंख डालकर पोजीशन लिए हुए। सेना की भाषा में इसे फेस ऑफ पोजीशन कहते हैं। यह खतरनाक परिस्थिति होती है। इसमें हल्की सी चिंगारी भी युद्ध छेड़ सकती है। हमारी जमीन पर कब्जा तो छोड़िए, चीन का एक कदम भी रखना मुश्किल है। 40 से 50 हजार भारतीय सैनिक और टैंक रेजिमेंट किसी भी आदेश के लिए तैयार खड़े हैं। चीन के छक्के छुड़ाने को बेताब है। चीन ने अगर कोई हिमाकत की तो उन्हें तगड़ा जवाब मिलना तय है। 29 और 30 सितंबर को जिस तरह से भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दक्षिणी पैंगोंग के इलाकों में जो कई सामरिक चोटियां थी, गुरुंग हिल, मगर हिल, इसके अलावा कई और जो सामरिक चोटियां थी, उन पर अपना एक तरह से दोबारा उन पर कब्जा किया, उन पर अपनी बढ़त बनाई, तो चीनी सेना दबाव में लगातार नजर आ रही है। आज हम आज तक पर पहली बार एक्सक्लूसिवली आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारतीय सेना की तैयारियां कितनी चाक चौबंद हैं। लद्दाख के मोर्चे पर भारतीय सेना सिर्फ चीन से मुकाबला नहीं कर रही है, वो भीषण ठंड से लड़ने की तैयारी भी कर रही है। 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक की तैनाती बड़ी चुनौती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सिंधु नदी के किनारे हजारों मील में फैली घाटी में किस तरह से भारतीय सेना के T-90 टैंक और PMP चीन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में ये टैंक चीन की सरहद में घुसकर उसके ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। आज तक पहला चैनल है जो युद्ध के मोर्चे पर इलाके में पहुंचा है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर भारतीय सेना के सभी टैंक और BMP पूरी तरह से तैयार हैं। आने वाले दिनों में मौसम की दुश्वारियों के बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो ये कुछ ही मिनटों में चीन की सरहद में घुस सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक को तैयार कर रखा है। इसकी तैनाती के साथ ही लद्दाख में इसे भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध भूमि में इसकी मौजूदगी का मतलब ही है कि भारतीय सेना जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जमा देने वाली लद्दाख की ठंड में टैंक को तैयार रखना बड़ी चुनौती है और सेना अब दिसंबर वाली ठंड में टैंक को ऑपरेशनल रखने की तैयारी में जुट गई है। मौजूदा हालात में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस वक्त हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना की
मैकेनाइज्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं, उनके टैंक बीएमपी आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा हाई मोराल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने की मदद करेगी और हमारे फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स जो इन सिटू लोकेशंस में हर जगह पर मौजूद रहेंगे, ये सब इंश्योर करेंगे कि हमारी इक्विपमेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे। आने वाला मौसम कठिन और सख्त क्यों ना हो, हमारा हर एक सोल्जर और इक्विपमेंट वेल प्रिपेयर्ड है। जय हिंद। चीन ने इस मोर्चे पर T-15 टैंक की तैनाती की है। ये टैंक पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया है। हालांकि भारतीय T-90 टैंक के सामने इसकी ताकत बहुत कम है। LAC पर भारत और चीन के टैंक आमने सामने हैं। ऐसे में दोनों की ताकत की तुलना भी कर लेनी चाहिए। इससे चीन के आत्मविश्वास को थोड़ा और झटका लगेगा। T-15 टैंक का वजन 36 टन है, जबकि T-90 टैंक का वजन 48 टन है। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। T-15 टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि T-90 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन लगी है, जबकि T-90 में एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 mm की है। T-15 टैंक 22 किलोमीटर तक गोला दागकर भारी नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं T-90 टैंक 40 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। अब इनके बाहुबल के इस्तेमाल का मौका शायद आने वाला है। फायर एंड फ्यूरी कोर सिर्फ इंडियन आर्मी का ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की आर्मीज का एक अनोखा फॉर्मेशन है, जिसकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन और मौसम में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स अपनी जगह पर हैं। सिर्फ टैंक ही नहीं, भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। सैनिकों की त्वरित आवाजाही के लिए बख्तरबंद आर्म्ड प्रोटेक्शन व्हीकल की बात हो या फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की, सेना ने ठंड और चीन दोनों से मुकाबले की तैयारी कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बीएमपी, जो पहले सिर्फ रेगिस्तान और पानी के इलाकों में ही काम करता था, अब ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीएमपी को अभी तक रेगिस्तान और जमीनी इलाकों के लिए ही कारगर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त बीएमपी इस इलाके में चीन से मुकाबले के लिए तैयार है। तमाम आधुनिक हथियारों से इसे लैस किया गया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस बीएमपी किसी भी ठिकाने को आसानी से शिकार बना सकता है। ये रेगिस्तान, मैदानी इलाके और ऊंचाई में लड़ने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी पहचान हर मौसम में घातक हमला करने की है। यहाँ पर मौजूद टैंक और बीएमपी चलाने वाले सैनिकों का जोश देखते ही बनता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मौजूद रहता है। साथ ही यह इक्विपमेंट हर मौसम के अंदर, हर ऑपरेशन के अंदर और अत्यधिक सर्दी के अंदर भी ऑपरेशन में सक्सेस है। जय हिंद। हाई मोबिलिटी, अम्युनिशन और मिसाइल स्टोरेज के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गनर एक बहुत ही ट्रेंड सोल्जर होता है, जो कि अलग अलग तरह के अम्युनिशन को BMP-2 से फायर करने की काबिलियत रखता है। जय हिंद। चीन की जमीन कब्जाने वाली मक्कारी के लिए सिर्फ यही जवाब ठीक है। चीन समझता है कि ठंड में भारतीय सेना इन ऊंचाई पर टिक नहीं पाएगी, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। सेना तैयार है T-90 टैंक की क्षमताओं और अपने वीर जवानों के हौसले के साथ। चीन को समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ भारत के टैंकों की रेंज में नहीं है, बल्कि हमारे जवानों के अदम्य साहस की रेंज में भी है। मंजीत नेगी, LAC आज तक।
चीन को यह लग रहा था कि ठंड की शुरुआत होते ही भारतीय सेना अपनी पोजीशन छोड़ देगी, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। सितंबर के अंत होते ही इस इलाके में ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन चीन के नापाक इरादों और हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ऊंचे सैन्य ठिकानों पर कब्जा बनाए रखेगी और बनाए हुए है। मतलब यह हुआ कि हमारी सेना पूरी की पूरी ठंड वहीं पर बनी रहेगी। चीन इससे हक्का बक्का है, क्योंकि वो ये मानकर चल रहा था कि ठंड में भारत की सेना को वापस लौटना होगा, लेकिन वो ये बात भूल गया कि ये सियाचिन में -50 डिग्री में लड़ने वाली सेना के बारे में आकलन कर रहा था, जो डटी रहेगी, टिकी रहेगी, डरेगी नहीं। कभी चीन की सेना का झूठा प्रोपेगेंडा वीडियो आता है, कभी चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की गीदड़ भभकी सुनाई देती है, और कभी चीन की ताकत पर डींगे हाँकी जाती है, तो कभी लद्दाख की ठंड याद दिलाई जाती है। ग्लोबल टाइम्स ने यह धमकी दी कि चीनी सेना तो ठंड के दौरान मोर्चे पर टिकी रहेगी, लेकिन भारतीय सेना को पीछे हटना होगा। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने ईस्टर्न लद्दाख के फ्रंट पोस्ट पर भारतीय सेना की तैयारियों को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। ये तैयारी चीन के सरकारी अखबार के संपादकों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी हर गलतफहमी दूर कर देगा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अब तापमान 0 से 20 से 40 डिग्री नीचे जाने वाला है। ऐसे में यहाँ सैनिकों के रहने के लिए खास तरह के टेंट और प्री फैब्रिकेटेड हट्स तैयार किए जा रहे हैं। 15,000 फीट पर तैनात जवानों के लिए सर्दियों में रहने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यहाँ पर किस तरह से आने वाले दिनों में जब सर्दियां होंगी और 0 से 20 डिग्री से ज्यादा नीचे का तापमान होगा, ऐसे मुश्किल हालात में जवान किस तरह से यहाँ पर रहेंगे, उसके लिए इस तरह के प्री फैब्रिकेटेड खास तरह के हट्स बनाए जा रहे हैं। खास तरीके से बनाए गए इन हट्स में जवानों के रहने खाने के साथ साथ हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा गया है। खास तौर से 0 के नीचे के तापमान के हालात से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। कमरों को गर्म रखने और जवानों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था कर ली गई है, यानी लद्दाख के ठंड को मात देने और चीन की हसरतों पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 0 से 40 डिग्री नीचे का यहाँ पर तापमान होता है और इसीलिए खास तकनीक से उस ठंड से निपटने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। यहाँ पर एक तरह से दो दुश्मन से मुकाबला है, सामने चीन और मौसम, तो दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए खास तरह की तैयारी यहाँ पर इस तरह के ये बेड बनाए गए हैं, जहाँ पर 2 जवान आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब तापमान 0 से 40 डिग्री या उससे नीचे होगा, उसके लिए ये हीटिंग सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। इस कार्य में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जवान के रहने की जगह, बाथरूम का फैसिलिटीज और हीटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम किया गया है। हमारे इस शेल्टर्स कस्टम मेड है, ये क्विक इरेक्टेबल है और कंटेनराइज्ड शेल्टर्स है, जिसको लगाने में बहुत इजी है। और ये जो शेल्टर्स प्री फैब्रिकेटेड है, इसलिए इसके निर्माण में बहुत कम मात्रा में सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल हुआ है। चीन को ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर भारतीय सेना सियाचिन में -50 डिग्री पर 10,000 से लेकर 18,000 फुट की ऊंचाई पर 2400 घंटे पहरा दे सकती है, तो वो ये काम पूर्वी लद्दाख में भी दोहरा सकती है। भारतीय सैनिक दुनिया के सबसे ठंड और ऊंचे युद्ध क्षेत्र में 24 घंटे और 7 दिन डटे रहते हैं। सेना पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध में महारत रखती है। ऐसे में चीन की ठंड वाली गीदड़ भभकी नहीं चलने वाली है।
टकराव के बीच ही आर्मी चीफ 2 बार लद्दाख गए थे। उनका दौरा चीन को संदेश देने और सेना की तैयारियों को परखने के लिए ही था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम इस कठिन और सख्त सर्दी के लिए तैयार हैं। हमारी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग कंट्रोल में है। हाई कैलोरीफिक न्यूट्रिशनल राशंस, हर तरह के फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स, स्पेशल विंटर क्लोथिंग, विंटर टेंटेज और हीटिंग अप्लायंसेस भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। चीन भारत को ठंड से डरा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि चीनी सैनिकों के लिए लद्दाख में टिकना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। भीषण ठंड के बीच चीन की सप्लाई लाइन भारी दबाव में रहेगी। ऊंचाइयों पर भारतीय सेना का कब्जा है। ऐसे में भारत जब चाहे तब चीन की सप्लाई लाइन को काटने की ताकत रखता है। चीन 6 दौर की लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के बाद भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब लंबे टकराव की तैयारी कर ली गई है। चीन और उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को यह भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय सेना अपनी मातृभूमि के लिए जमीन पर भी लड़ेगी, बर्फ पर भी लड़ेगी। लाइट, कैमरा और एक्शन के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ना तो युद्ध लड़े जाते हैं और ना युद्ध जीते जाते हैं, और ना जीते जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं असली एक्शन से, जो भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पिछले 3 महीने में कई बार दिखाए हैं। मंजीत नेगी, LAC, आज तक। भारतीय सैनिकों के हौसले के आगे चीन के सैनिक कहीं नहीं टिकते। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां हैं। खबर बिहार से। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आखिरकार नेता बन गए हैं। उन्होंने आज JDU ज्वाइन कर ली। नेता बनने की उनकी पुरानी हसरत रही है, लेकिन इस बार उन्हें बड़ा मौका दिख गया। वो सुशांत केस में अपने बयानों से काफी चर्चित रहे और इसी के बीच उन्होंने VRS यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली। बिहार सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी और लगे हाथ सत्ताधारी पार्टी JDU में वो शामिल भी हो गए। चुनाव लड़ने की बात पर तो अभी गुप्तेश्वर पांडे ने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन सीधा जवाब न देने का मतलब यही है कि उन्हें यानी कि पांडे को चुनावी मैदान में नीतीश कुमार उतार सकते हैं और इसीलिए इतनी सारी कवायद भी हुई। गुप्तेश्वर पांडे ने खाकी वर्दी खूंटी पर टांग दी और खादी को धारण कर लिया। पदक बैच को उतार दिया और अब तीर छाप वाले अंगोछे से लैस हो गए। गुप्तेश्वर पांडे को खुद नीतीश कुमार ने सदस्यता दिलाई और पार्टी का साफा पहनाया। सरकारी मंच के दिन बीत गए, अब मंच JDU का था। गुप्तेश्वर पांडे नई पारी खेलने के लिए सियासी पिच पर उतर आए हैं। पांडे जी ने चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ DGP पद से VRS लिया था। अब बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा या नहीं, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। पर वो जोर देकर ये बताना नहीं भूले कि उन्हें नीतीश कुमार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया गया था। मकसद साफ था, इससे अहमियत का अंदाजा होगा, राजनीतिक वजन भी बढ़ेगा। उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे अपने आवास पर उन्होंने कोई आपको दायित्व भी सौंपा? अभी तक तो नहीं। चुनाव लड़ने के बारे में ये मुझे कुछ चुनाव की कोई जानकारी नहीं है। अब मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी का जो आदेश होगा वो करूँगा। गुप्तेश्वर पांडे DGP रहते सुशांत सिंह राजपूत के मामले में खासे एक्टिव थे। DGP तो थे ही, बिहार सरकार की तरफ से मोर्चा भी खुद ही संभाल लिया था। ऐसे में उनके राजनीतिक पारी की अटकलें लगाई जा रही थी। अटकलें सही भी हुई। रिटायरमेंट से सिर्फ 5 महीने पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। ऐसे में सवाल उठने लगे कि पांडे जी ने क्या सुशांत केस को राजनीति में अपनी एंट्री का लॉन्चिंग पैड बनाया था? गुप्तेश्वर पांडे को VRS लेने की जरूरत पड़ गई। SSR केस से इसको क्यों टैग करते हैं? आप अपने से कहूंगा तो बुरा लगेगा अंजना, लेकिन जो लोग बिहार के हैं वो जानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है कि कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहे तो जा सकते हैं। पांडे जी को भला बिहार में कौन नहीं जानता? सुशांत केस की पैरवी के दौरान जो नहीं जानते थे वो भी जान गए हैं।
मैं इमोशनल हूँ सुशांत के बारे में, क्योंकि बिहार का बेटा था। मैं उसके बाप की आंखों में आंसू देखता हूँ। 74 साल के आदमी, बूढ़े, बीमार, लाचार, जिसका सब कुछ लूट गया, तो मेरा रोम रोम तड़पने लगता है। मैं उसने भी जितने गया और उसके बाप की हालत देखी थी, तो आपको विश्वास है, कहना भी अच्छा नहीं लगता है, जितना उसके पिता रो रहे थे उससे ज्यादा मैं रो रहा था। वैसे बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था और बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी से टिकट का भरोसा भी मिला था, लेकिन बाद में जब बक्सर से टिकट नहीं मिला तो 9 महीने बाद फिर से पुलिस सेवा में शामिल हो गए थे और अब एक बार फिर वीआरएस ले लिया है। इस बार तो वीआरएस मंजूर भी हो गया है और बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो गया। अब बस टिकट का इंतजार है। गुप्तेश्वर पांडे जी एक सक्षम पदाधिकारी, एक टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। पर लगता है कि अब की बार वो चुनाव लड़ ही जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियों से हर कोई वाकिफ है। नीतीश कुमार की पांडे जी पर बड़ी कृपा भी रही है। 2009 में ये पहली बार हुआ था कि खुद से रिटायरमेंट लिए एक अफसर को वापस सेवा में बहाल किया गया। 2019 में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़कर गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी पद पर विराजमान हो गए। पांडे जी तो ये बात भी गुप्त नहीं रख पाए कि खुद नीतीश कुमार ने ही उन्हें मीडिया का पोस्टर बॉय बनने की सलाह दी है। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूं। पांडे जी ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण शराबबंदी को जमीन पर उतारने में भी मदद की है। अब वो एक बार फिर उनके सिपहसालार बन गए हैं। अंतर सिर्फ खाकी और खादी का है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर बिहार में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए हैं और इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात पर महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। शिवसेना भले ही ये सफाई दे रही हो कि राउत फडणवीस से इंटरव्यू करने के लिए मिले थे, लेकिन संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर एनसीपी और कांग्रेस की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। ऐसा है कि हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि आप दोनों दुश्मन हैं? दुनिया जानती है कि आप दोनों गहरे दोस्त हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात का मसला है ही इतना राजनीतिक कि सवाल तो उठेंगे। तो बताइए संजय जी, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात क्यों की? देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है। 5 साल तक देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद संभाला है। हम उनके साथ काम भी कर चुके हैं। फिलहाल देवेंद्र जी महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। बहुत दिनों से मेरी और उनकी मुलाकात तय हो गई थी। दूसरे कारणों से, खास करके सामना के लिए उनकी मुलाकात इंटरव्यू में साक्षात्कार लेना चाहता था, लेकिन टाइम का थोड़ा सा गड़बड़ था, कोरोना हो गया है। सामना के संपादक ने गजब की बात कही है, बिल्कुल सटीक, कि देवेंद्र जी का इंटरव्यू करना था, इसलिए मुलाकात की। लेकिन आगे तो सुनिए। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। आइडियोलॉजिकल या कोई भूमिका पर हमारे विवाद हो सकते हैं, तो इसलिए हमने उनसे बात की। और ये कोई जो हमारी बैठक थी वो कोई गोपनीय नहीं थी। हम कोई बंकर में अंडरग्राउंड नहीं बैठे थे, खुलेआम लोगों के सामने बैठकर बात कर रहे थे। बस यही बात तो खटक रही है राजनीति के जानकारों को कि राजनीति में किसी से ना तो व्यक्तिगत दुश्मनी होती है और ना लंबी दोस्ती। इसीलिए तो महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई। देखते रहिए आज तक।